हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ लॉजिक क्या है, नेचर ऑफ लॉजिक क्या है, लॉजिक आर्ट है कम्प्लीटली या साइंस है या दोनों नहीं है या दोनों है। तो आई.एम. कॉपी ने तो कहा ही था कि प्रॉपर स्टडी जो लॉजिक की है वो इस अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ती है कि इट्स बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सो अगर ये थोड़ा सा आर्ट भी है, थोड़ा सा साइंस भी है, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ सिस्टमेटिक स्टडी तो होगा ही। रीजनिंग कैसे की जाती है वो भले ही हम ना सीखें, पर प्रॉपर रीजनिंग कैसे की जाती है, करेक्ट रीजनिंग कैसे की जाती है और करेक्ट रीजनिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सब तो हम ज़रूर ही सीखते हैं। रीजनिंग के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि रीजनिंग क्या है। तो हम सबको पता है कि रीजनिंग एक रैशनल कैपेसिटी है जिसका यूज़ करके हम लोग जान सकते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हम अभी नहीं जानते हैं। और उसका बेसिस क्या होगा? उसका बेसिस होगा वो फैक्ट्स जो हम अभी जानते हैं। तो हम कुछ फैक्ट्स जो अभी जानते हैं उनके आधार पे, यानी जो हमारे अभी के नोन फैक्ट्स हैं उनके आधार पर कुछ अननोन फैक्ट्स को जानना क्या है? रीजनिंग है। सो रीजनिंग इज़ अ प्रोसेस या रैशनल कैपेसिटी जिसको यूज़ करके हम कुछ नोन फैक्ट्स से अननोन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो स्टडी ऑफ रीजनिंग सिंपली लॉजिक को कहा जा सकता है। बहुत ही सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं कि लॉजिक इज़ अ स्टडी ऑफ रीजनिंग। और चूँकि दोनों ही अप्रोच लिया जा सकता है, भले ही कॉम्प्लीटली हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं आर्ट या साइंस में लॉजिक को, बट स्टिल साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग इसको कहा जा सकता है। सो लॉजिक इज़ अ साइंस ऑफ वैलिड रीजनिंग, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए, एरिस्टोटल ने 3 लॉज ऑफ थॉट्स बताए थे और कहा था कि जो लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, वो भी कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर टिका हुआ है। कुछ इसके भी प्री सपोजिशंस हैं जिन पर कि ये शास्त्र टिका हुआ है। तो वो क्या है? तो एरिस्टोटल ने कहा था कि वो हैं 3 लॉज ऑफ थॉट्स। विचार के 3 नियम हैं जिनको मानकर ही क्लासिकल लॉजिक आगे बढ़ता है। हम क्लासिकल लॉजिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एडवांस लॉजिक में या बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि यही 3 लॉज ऑफ थॉट्स, यही 3 लॉज जो है मान्य रहें। इसीलिए आपको क्लासिकल लॉजिक के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के रूप में ही इनको समझना है। तो चूँकि इनिशियली जब हम लॉजिक पढ़ना शुरू करते हैं तो क्लासिकल लॉजिक से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए इट वुड बी बेटर टू नो दीज 3 लॉज ऑफ थॉट्स। सो ये बेसिस क्रिएट करेगा रैशनल रीजनिंग के लिए, हमारे रैशनल डिस्कोर्स के लिए। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि ये 3 लॉज ऑफ थॉट्स क्या हैं। सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तादात्म्य का नियम। इसे हम लोग तादात्म्य का नियम कहते हैं। तादात्म्य यानी कि आइडेंटिटी। अब ये क्या है? ये जो लॉ है वो कहता है, यानी जो पहला लॉ है आइडेंटिटी, वो कहता है कि अ थिंग इज़ आइडेंटिकल टू इट्सेल्फ। कोई भी जो वस्तु है वो उसी के आइडेंटिकल होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसी ऑब्जेक्ट के जैसी होती है, यानी उसी के आइडेंटिकल होती है, उससे डिस्टिंक्ट नहीं होती है। मतलब कि इफ़ ए इज़ फॉर एग्जाम्पल अ कार, अगर ए कार है तो इसका मतलब है कि ए इज़ अ कार। सो अ कार इज़ अ कार, कार कार है। ठीक है। सो इसी तरीके से किसी एक्स वाई जेड किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, इनको स्टेटमेंट्स पर भी लागू किया जा सकता है कि if we identify an object as, for example, car, we have taken this example, so it maintains its identity as a car only, not as anything else. So it cannot cannot be simultaneously not a car. आप नहीं कह सकते कि A is a car but A is not a car. ठीक है। सो वैसे तो जब दूसरा वाला हम नियम देखेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, तब इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि एनी ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, एनीथिंग इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। सेम इज द ट्रू विद द स्टेटमेंट्स। सिंस रीजनिंग या लॉजिक में हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, प्रपोजिशंस की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में ट्रू होता है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिकल स्टेटमेंट जो होगा वो हमेशा ट्रू ही होगा। तो ए इज़ अ कार इज़ ट्रू टू इटसेल्फ। ठीक है।
अब दूसरा जो नियम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वो क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि कोई भी वस्तु एक ही साथ, एक ही टाइम में, एक ही स्पेस में, यानी एक ही टाइम हो, एक ही स्पेस हो और सेम रेस्पेक्ट हो, मतलब सेम सिचुएशन हो, उसमें एक ही वस्तु है भी और नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी बी एंड नॉट बी, ये पॉसिबल नहीं है। ए एंड नॉट ए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ए इज़ अ कार एंड ए इज़ नॉट अ कार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, अब इसको अगर स्टेटमेंट्स पर लागू करें तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम। यानी दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, सो दे कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। ठीक है, सो दिस इज द रूल या लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक ही चीज़ के बारे में एक ही देश काल परिस्थिति में, यानी कि इन द सेम टाइम स्पेस एंड सेम रिस्पेक्ट, वी कैन नॉट से दैट दिस इज ट्रू एंड इट्स अपोजिट और डेफिनेटली इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी इज ऑल्सो ट्रू। अगर ऐसा आप कहते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट से समझते हैं, जैसे कि अगर कहा जाए इट्स रेनिंग, ठीक है, सो इट्स रेनिंग एंड इट्स नॉट रेनिंग, ये दोनों एक साथ एक ही जगह सही नहीं हो सकता। अगर आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं और तब आप किसी से कहते हैं कि इट्स रेनिंग और उधर से कोई कहे कि इट्स नॉट रेनिंग, तो दोनों ये सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पर हैं उस सिचुएशन, उस टाइम स्पेस की बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पर बारिश नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक ही जगह के बारे में एक ही टाइम पर एक ही कॉन्टेक्स्ट में अगर इस तरीके के दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं तो दोनों सही नहीं हो सकते। इट मीन्स ईदर इट इज़ रेनिंग और इट इज़ नॉट रेनिंग, बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। So according to this law, basically it is impossible for it to be raining and not raining simultaneously at the same place and time. Only one of these statements can be true, not both the statements. So this is called the law of non-contradiction. लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के बाद जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को हिंदी में कहते हैं हम लोग व्याघात का नियम। सो कॉन्ट्रडिक्शन इज बेसिकली व्याघात। और तीसरा एक्सक्लूडेड मिडिल का लॉ, इसे कहते हैं मध्यम परिहार का नियम, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल मतलब मध्यम परिहार का नियम। और ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज दिस? सो लेट्स से कि अ स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आप ले लीजिए तो वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, इसके बीच का कोई ग्राउंड नहीं है। यानी ट्रू और फॉल्स के बीच में मिडिल ग्राउंड पर कुछ नहीं है। इसीलिए कहा कि ये मिडिल का जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है। दैट इज वाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। सो एनी स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट के एक्चुअल जो ट्रूथ वैल्यू होंगे वो तो या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, लेकिन उसके पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ कितने हो सकते हैं? तो किसी भी स्टेटमेंट के पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ दो हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी एक्चुअली वो ट्रू है या फॉल्स है, ये तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले पॉसिबिलिटीज सिर्फ दो की हैं, दो ही हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, बीच का कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि होना और ना होना, इनके बीच में कुछ नहीं है कि कोई चीज़ है भी और नहीं भी। इस तरीके के लॉ का जो वॉयलेशन है वो रामानुजाचार्य के हिसाब से वेदांतियों ने, अद्वैत वेदांतियों ने किया था। रामानुजाचार्य ये आरोप लगाते भी हैं कि वो कहते हैं कि सद असद निर्वचनीय है। अगर माया जो है सद भी नहीं है, असद भी नहीं है, या सद असद
दोनों हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से लोग बात करते हैं जो लोग लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल को मानते हैं। हालांकि एडवांस लॉजिक में इस लॉ का भी उतना महत्व नहीं है क्लासिकल लॉजिक में जितना है, क्योंकि बाद में जो ब्लैक एंड वाइट के बीच का गैप है उसमें ग्रे एरिया को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा है, और ऐसा माना जाने लगा है कि लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कॉम्प्लीटली ट्रू नहीं है इस वर्ल्ड के लिए, बट क्लासिकल लॉजिक इस पे बेस्ड है, तो हम उसी को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। And now we can say that this law declares that any proposition must be either true or false. So there is no third option. कोई थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि ट्रू और फॉल्स के बीच में कुछ नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसके बियॉन्ड कुछ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रूथ एंड फॉल्सिटी के अलावा भी कोई ऑप्शन हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डे टू डे लाइफ में मिल सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कहता है कि द लाइट इज़ ऑन और द लाइट इज़ ऑफ, ठीक है, द लाइट इज़ ऑन एंड लाइट इज़ ऑफ, ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल ना। लाइट या तो ऑन हो सकती है या तो ऑफ हो सकती है, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि लाइट ऑन भी है और ऑफ भी है। सो देर इज़ नो सिचुएशन वेयर द लाइट इज़ बोथ ऑन एंड ऑफ साइमल्टेनियसली, एंड इट मस्ट बी इन वन ऑफ द टू स्टेट्स। सो ऑन एंड ऑफ के बीच में ही कुछ होना चाहिए। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो इसका स्विच या तो ऑन होना चाहिए या तो ऑफ होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि इसका स्विच ऑन भी या ऑफ भी है, एज पर द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज हैं, ये 3 लॉज हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, बिकॉज ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग में क्लैरिटी आए, कंसिस्टेंसी आए, और हमारा जो लॉजिकल सिस्टम है वो ठीक तरीके से ग्रो कर पाए। तभी हम समझ पाते हैं कि कैसे किसी की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन निकाला जाए, और कैसे इन 3 लॉज के अगर वॉयलेशंस होते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में फैलिसीज या एरर्स आने के चांसेस होते हैं। सो ये एरिस्टोटल का जो 3 लॉज ऑफ थॉट्स था, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉजिक के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबको समझना। ऑल्दो ये जो BA 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके सिलेबस में दिया तो नहीं है कि इनको पढ़ना ही है, बट स्टिल ये ज़रूरी है। और इसके बाद अब हम लोग प्रोपोजिशन की चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बहुत ही ब्रीफ में लॉज ऑफ थॉट्स के बारे में बता दिया जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।